वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए ये टॉपिक ना CSIR नेट और गेट के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 2 से 3 जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्कर्स आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके कैसे आते हैं 4 मार्कर्स आते हैं। तो ये टॉपिक करना जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले एडवांस लेवल की बात करने से पहले हम ये शुरुआत करेंगे किससे, बेसिक से। क्योंकि काफ़ी बार जो क्वेश्चन आता है आपका कहाँ से आता है, बेसिक से आता है। और हम सोचते हैं क्या कि नेट का एग्ज़ाम है, ये बेसिक तो दे ही नहीं सकता। अगर इसने कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, और हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। दिसंबर 2017 में केवल एक इतना ही क्वेश्चन आया था कि BF3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हम में से काफ़ी ने सोचा कि ये नेट का एग्ज़ाम है तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे दे सकता है, वो ज़रूर उसमें कोई ना कोई बात होगी। और वो इतना सा सिंपल हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपने को क्या याद रखना है कि अपने को नेट की तैयारी तो करनी है पर बेसिक से नहीं हटना है। तो अब शुरुआत करते हैं अपन किसकी, केमिकल काइनेटिक्स की। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स ये किससे मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले आता है केमिकल, फिर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे होंगे, ठीक है। केमिकल का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें केमिकल रिएक्शन के किसकी स्पीड की बात की जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए स्पीड जहाँ भी आ जाए वहाँ हम जो भी चेंज निकालेंगे, जो भी वैल्यू हमें निकालनी है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चेंज होगा क्या, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज। तो स्पीड किसको बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे अपन किसको, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसके साथ, टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम टेकन, ठीक है। और यहाँ लगाएंगे आगे क्या, प्लस माइनस। अब इस स्पीड के फॉर्मूले में, ठीक है, इस स्पीड के फॉर्मूले में ये प्लस और माइनस हम क्यों लगा रहे हैं वो हम देखेंगे। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। शुरुआत में जितना भी जो भी अपने पास होता है वो क्या होता है, टी टाइम पर पूरा की पूरा अपने पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अपन ने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन क्या है, A0 है और रिएक्टेंट अपने पास बिल्कुल भी बना नहीं है। टी टाइम बाद क्या होगा, A0 का कुछ पार्ट जो होगा वो कंज्यूम होगा और अपने को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अपन ने क्या माना, वो कितना था, x मोल था। तो x मोल यदि प्रोडक्ट बना है तो ये किस में से बना है, रिएक्टेंट में से ही तो बना है। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब यहाँ पर ये जो अपन लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर ये जो चेंज होता है ये वर्ड क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो रिएक्टेंट के केस में जब हम बात करते हैं, लाइक अपन एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर अपन लेते हैं क्या, टाइम, यहाँ पर लेते हैं कंसंट्रेशन, और हम बात कर रहे हैं किसके, रिएक्टेंट के लिए। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में t बराबर 0 पर क्या है, अपना मैक्सिमम है। उसके बाद जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो मैं यदि 2 टाइम इंटरवल लेती हूँ, t1 टाइम और t2 टाइम। t1 पर यदि कंसंट्रेशन है C1 और T2 पर कंसंट्रेशन है C2, तो जब हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन आपके आने वाला है, फाइनल क्या कंसंट्रेशन है C2, इनिशियल क्या कंसंट्रेशन है C1, और जो टाइम टेकन है इस प्रोसेस में वो टाइम टेकन कितना है, T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या, C2 की जो वैल्यू है वो क्या है, C1 से कम है। टाइम के साथ रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, ग्राफ से भी दिख रहा है। C2 क्या है, कम है C1 से। तो जब C2 माइनस C1 करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव आएगी। अब जब हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे कि उसके लिए स्पीड के लिए, क्योंकि स्पीड क्या कहती है, रेशो होती है स्पीड अपना, ठीक है, इसको बोल सकते हैं रेशो ऑफ
ठीक है। तो C2 माइनस C1 अपन T2 माइनस T1 को बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो आने वाली है वो कैसी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। क्या स्पीड कभी भी नेगेटिव होती है? नहीं, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए अपन इस चीज़ को किस तरीके से लिखेंगे, C2 माइनस C1 T2 माइनस T1। अब क्या होगा, C2 माइनस C1 की वैल्यू नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो अपने पास ओवरऑल जो वैल्यू आने वाली है कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन शो कर रहा है वो क्या कह रहा है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन हमने लिया है वो किसके रेस्पेक्ट में लिया है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिया है, ठीक है। इसी चीज़ को जो है अपन किस तरीके से शो कर सकते हैं, माइनस dc/dt। यहाँ पर d क्या है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंस बताता है दो चीज़ों के बीच में। तो आगे हम जब भी बात करेंगे तो किसका यूज़ करने वाले हैं, d का यूज़ करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में डिफ्रेंशिएशन कैसे सॉल्व करना है, जो मेजर जो डिफ्रेंशिएशन आपको काम में आएंगे उनकी वैल्यू भी मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए यही बात हम करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए हम जब कर्व बनाएंगे कंसंट्रेशन के साथ, टाइम और कंसंट्रेशन के साथ, तो शुरुआत में आपके पास प्रोडक्ट कैसा था, बिल्कुल ज़ीरो था। आपके पास प्रोडक्ट क्या था, बना ही नहीं था। तो शुरुआत में क्या होने वाला है, आपके पास ये जो कर्व शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट का बनना क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये कर्व किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम दो टाइम इंटरवल लेते हैं, ये टाइम इंटरवल T3 लिया, ये टाइम इंटरवल T4 लिया, इसके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन को C3 माना और इसके करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है उसको C4 माना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होने वाला है, यहाँ से चेंज इन कंसंट्रेशन आपका होने वाला है क्या, फाइनल क्या है C4, इनिशियल क्या है C3। और जो टाइम जो टेकन हुआ इस पूरी प्रोसेस में वो कितना टाइम टेकन हुआ है आपका, T4 माइनस T3। अब यहाँ पर देखिए कर्व से भी दिख रहा है C4 क्या है, ज़्यादा है किससे, C3 से। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। तो C4 माइनस C3 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इस ओवरऑल की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इसी को क्या कहते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए यदि यहाँ प्लस है तो ये प्लस किसको शो करने वाला है, ये प्लस शो करेगा किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको कोई रिएक्शन दी हुई है, आपको क्या रिएक्शन दी हुई है, आपको रिएक्शन दी हुई है कोई भी रिएक्टेंट जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या है, एक मोल जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो एक मोल ही क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जितना ही मात्रा में आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उतनी ही मात्रा में आपके पास क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन यदि निकालेंगे तो क्या होने वाला है, आप रेट ऑफ रिएक्शन चाहे इसके डिसअपियर होने से निकालिए या इसके अपीयर होने से निकालिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम के साथ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्या, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी रिएक्टेंट कैसा हो रहा है, आपका गायब हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो इस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं, डिसअपियरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। जबकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अपीरियंस। तो अपन वही वर्ड्स का क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन यदि मैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट से निकालूँ तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा डिसअपीयरेंस ऑफ ए कंसंट्रेशन विथ टाइम। यहाँ डिसअपीयरेंस लिखो या माइनस लगाओ, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि इस चीज़ को अपन इस तरीके से शो करें या इस तरीके से लिखकर शो करें, मतलब क्या होगा, एक ही होगा। या माइनस का मतलब ही क्या है, डिसअपीयर होना। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी और उसमें जो लगने वाला टाइम है उसके रेशो के बराबर। और इसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं अपन, dV/dt, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जितने मोल अपने रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही मोल क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अपनी इतनी हो जाएगी। लेकिन मैं बात करूँ, आपको दिया हुआ है क्या, रिएक्टेंट ए जो होता है अपने को 2 मोल क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। यानी कि यदि 1 मोल कंज्यूम होते हैं रिएक्टेंट के तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनते हैं,
2 मोल बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रेट से ए डिसअपियर होगा, जिस रेट से ए जो होगा डिसअपियर होगा, बी जो होगा उसी टाइम में उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, जस्ट डबल अपीयर होने वाला है इसका, ठीक है, क्योंकि 1 मोल जब कंज्यूम होते हैं तो कितने बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। इसी चीज़ को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब क्या हुआ, अब इस चीज़ को अपन बोलेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, दो का ये जस्ट अपन ने उल्टा करके लिख दिया है, यानी कि ये 2 क्या इसका स्टोइकियोमेट्री फैक्टर है, उसको क्या किया, जस्ट उल्टा करके लिख दिया है। तो इसका मतलब अपन जनरल वे में क्या बोल सकते हैं, आपको कोई रिएक्शन दे ये, तो यहाँ से आपको यदि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, -dA/dt इज इक्वल टू -1/2 dB/dt इज इक्वल टू 1/3 dC/dt। अब यहाँ पर आपको माइनस का मतलब समझ में आ गया, क्या बता रहा है, डिसअपियर होने को रिएक्टेंट के को। और ये जो हमने 1/2 या 1/3 लिखा है, ये किसका लिखा है, स्टोइकियोमेट्री फैक्टर का जस्ट उसका इन्वर्स लिखा है। क्यों लिखा है, उसका रीज़न आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। और अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो अपने को इस पूरे तरीके से ही लिखना पड़ेगा। अपने को ये पूछता है क्या कि उस रिएक्शन में ए कितना डिसअपियर हुआ या बी कितना बना, क्या पूछता है आपको पेपर में आपको पूछता है कि जो ए है वो कितना डिसअपियर हुआ, ए जो है आपका कितना डिसअपियर हुआ, या फिर बी जो है वो आपका कितना डिसअपियर हुआ, या सी जो है आपका कितना अपीयर हुआ। ये चीज़ और रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। यदि दोनों के 1 मोल कंज्यूम होके क्या हो रहा है, 1 मोल कंज्यूम होके 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, उस टाइम सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। लेकिन यदि नंबर ऑफ मोल डिफरेंस हैं, यानी कि 1 मोल जो है 2 मोल दे रहा है यहाँ पर 1 मोल ए और 2 मोल बी मिलके 3 मोल सी दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये तीनों वैल्यू जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं होंगी। वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपन कैसे निकालने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी आपके पास रिएक्शन क्या दी हुई है, a + 2b से 3c आपको मिलता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन कि आपकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस बतानी है, किसके लिए, ए के लिए। ये भी क्या बतानी है, रेट ही बतानी है। क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। देखो वर्ड से वर्ड पढ़ते जाना और अभी तक जो हमने समझा है वो अप्लाई करना, ठीक है। डिसअपियरेंस के लिए क्या लगाने वाले हैं हम, माइनस का साइन लगाने वाले हैं। रेट निकाल रहे हैं किसके लिए, ए के लिए, तो रेट किसकी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम, ठीक है। इसके लिए हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जबकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ यदि हम बी निकालते हैं तो इस टाइम किसका डिसअपियर के लिए माइनस, और किसके लिए, रिएक्टेंट बी के लिए, तो इसकी वैल्यू ये आने वाली है। और यदि आप बात करें किसकी, अपीयरेंस के लिए, अपीयरेंस में क्या हो रहा है, अपीयरेंस में पॉजिटिव साइन आता है क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, C2 - C1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये dC/dt। तो देखना क्या यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है dB/dt का 1/2 गुना है, जबकि dC/dt का क्या है, 1/3 गुना है। इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, उससे ज़्यादा अपने को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, जिसमें दिया हुआ है कि 2 मोल ए और 1 मोल बी जब रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, 3 मोल ऑफ सी के। 2a + b गिव्स व्हाट, 3c। साथ में आपको जो रिएक्शन में कुछ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डिक्रीज हो रही है किससे, 3m से 1m, m फॉर मोलरिटी, ये कंसंट्रेशन की क्या है, यूनिट है। तो ये क्या हो रहा है, 3m से 1m में चेंज हो रहा है कितना, 20 मिनट में। तो यदि हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालें,
A2 माइनस A1 यदि अपन निकालते हैं तो वो कितना आने वाला है। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 1.0, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 3.0, ये कितना आएगा -2.0 मोलरिटी। बात करें जो टाइम टेकन है इस प्रोसेस में, वो टाइम टेकन कितना है टोटल 20 मिनट का है। तो यहाँ क्या करेंगे अपॉन 20, तो ये कितना होने वाला है आपके पास, ये होगा आपके पास माइनस ये हुआ 2/20, 2/20 को आप बोलोगे क्या 0.1, ठीक है। ये मोल, ये मिनट है तो मिनट इनवर्स, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो आपको जनरल फॉर्मूला बताया था वो लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास कितना होगा -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -dB/dt इज इक्वल टू 1/3 dC/dt, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आपको -dA/dt की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.1, यहाँ माइनस और ये माइनस मिलकर कर हो गया प्लस हो गया, या फिर आप सीधे लिख सकते हो क्या, देखो ये dA/dt की वैल्यू माइनस में आई थी, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो चुका है आपका यहाँ पर प्लस हो चुका है। और जब आप इस वैल्यू को निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.5 m, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा आपके पास। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको जो पूछा है वो क्या पूछा गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, यानी कि A कितना डिसअपीयर हुआ है। आप यहाँ से क्या निकालना है आपको -dA/dt, जो अभी आप ऊपर निकाल चुके हो। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है A की कंसंट्रेशन आएगी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये माइनस साइन इसका, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं डिसअपीयर निकाल रहे हैं। और जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है 20 लगा है। इसका मतलब ये 2/20 इज इक्वल टू 0.1 मोलरिटी मिनट इनवर्स। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है A आएगा, और ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो इस पूरे एक क्वेश्चन में क्या हो गया, समराइज हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिसअपीयर होने के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो चेंज करता है किसके, उसके स्टोइकियोमेट्री फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब इसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है। तो देखो क्या है वो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिएक्शन कि रिएक्शन में हो रहा है 2A + B से आपको क्या मिल रहा है 3C मिल रहा है। साथ में आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो A के डिसअपीयर होने की रेट है वो ये है, B के डिसअपीयर होने की रेट ये है। डिसअपीयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है। और C के अपीयर होने की रेट क्या है, इतनी है। तो अपने को क्या करना है K1, K2, K3 जो कि रेट कांस्टेंट है, जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, उनमें रिलेशन बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन दी हुई है वो ही लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है वो लिखते हैं, जो अभी तक सीखा अपन ने। वो क्या था -1/2 dA/dt -d/dt इज इक्वल टू 1/3 dC/dt। अब क्या करते हैं, जिन जिन की वैल्यू दी हुई है उनको पुट करते हैं। 1/2 -dA/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है K1AB, -dB/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है K2AB, और dC/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है K3AB। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो तीनों में सेम है तो कट जाएगा। आपके पास क्या बचा 1/2 K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1/2 K3। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर, है, देखो कहाँ है, ये रहा D। इसका आंसर क्या हो जाएगा D। हो सकता है आपको पेपर में इस फॉर्म में ना दे करके क्या किया हो, इसको सॉल्व कर दिया हो। तो क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। LCM क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ क्या आएगा 3K1 इज इक्वल टू 6K2 इज इक्वल टू 2K3। तो आपको पेपर में ये आंसर भी दिया हो सकता है, ये आंसर भी दिया हो सकता है। आपको दोनों तरीके से करना आना चाहिए। देखो इसके रिवीजन के लिए अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्या कि आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2A + B क्या दे रहे हैं आपको 3C दे रहे हैं। इस टाइम देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, -dA/dt की वैल्यू दी हुई है, -1/3 dB/dt की वैल्यू दी हुई है, और 1/2 dC/dt की वैल्यू दी हुई है।
आपको वही क्या करना है अगेन, K1 K2 और K3 में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो देखिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो सीखा है स्टोइकियोमेट्री फैक्टर से, वो फॉर्मूला अपने को लगाना है। तो ये क्या होने वाला है, स्टोइकियोमेट्री फैक्टर का डिवाइड, ठीक है, इस तरीके से। अपने को देखो dA/dt की वैल्यू तो अपने को क्लियरली शो है, लेकिन dB/dt की वैल्यू नहीं है। अपने को क्या दिया हुआ है, -1/3 dB/dt। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, dB/dt की। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3, ये इधर जाएगा 3K2AB। सेम यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ, dC/dt की। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ये। अब मैं क्या करूँगी, dA/dt, dB/dt और dC/dt की वैल्यू को क्या पुट करूँगी, यहाँ पुट करूँगी विद साइन। तो यहाँ ये वैल्यू आएगी, ये यहाँ वैल्यू आएगी ये, और यहाँ वैल्यू आएगी ये, ठीक है, हो गया। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ए बी तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। आपके पास क्या बचता है, K1/2 इज इक्वल टू 3K2 इज इक्वल टू 2K3/6। कैसा ऑप्शन आपको इन चारों ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा जो तरीका था वो आपको बताया था क्या, LCM लेना। तो 2 और 6 का जो LCM आएगा वो क्या आने वाला है, आपके पास 6 ही आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 3K1 इज इक्वल टू 9K2 इज इक्वल टू 2K3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन पेपर में है, ऑप्शन में है, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है। अपन क्या करेंगे, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, इस पूरी इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि K2 क्या है, इन दोनों में एक ही है। इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, सॉरी डिवाइड किया, तो अपने पास क्या आया, 6K2 इज इक्वल टू K3/9, ठीक है। अपने पास ये आया। अब देखो ऐसा कहीं ऑप्शन अपने को दिया हुआ है क्या, ऐसा भी ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना यहाँ तक का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने ये क्वेश्चन देख लिया। देखो शायद एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, वो ये है कि इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड थोड़ा गलत किया है, इसको करना ये आएगा 0.05। तो ऑप्शन आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई डिवाइड इनको आप सही कर लेना, ठीक है। पढ़ाने में थोड़ा मिस्टेक हो तो उसे आप देख लेना। अब देखो आगे बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ रिएक्शंस की। किसकी, टाइप ऑफ रिएक्शंस की, ठीक है। अब देखो जो टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें है 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। काफ़ी बार आपने ये नाम सुने होंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। आज हम इनके मतलब भी देखेंगे। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, एक ही स्टेप में हो रही है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में हमने देखा था, जब रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है तो वहाँ कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या कहने वाले हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन यदि जो रिएक्शन हो रही है वो मोर देन 1 स्टेप में हो रही है, कैसे हो रही है, मोर देन 1 स्टेप में, तो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो वहाँ इंटरमीडिएट भी प्रेजेंट होगा। और ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि यहाँ जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो किसके बराबर होती है, ऑर्डर के बराबर होती है। अब ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी जो है ऑर्डर के बराबर हो, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं होता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है किस पर, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, या फिर बोलें रेट एक्शन लॉ पर जो है डिपेंड कर, मास एक्शन लॉ पर क्या करती है, डिपेंड करती है, या रेट लॉ पर, ठीक है। ये बात हुई। उसके बाद हम जो ये टर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, उनको ढंग से पढ़ते हैं। देखो क्या, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है उसे देखते हैं सबसे पहले, ठीक है।
आपने रिएक्शन ली क्या, 2A + 2B गिव्स 3C, ये रिएक्शन है। ये आपकी जो है बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये आपकी इंटीजर जो है पूरी तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। और इसी का जो नाम लेते हैं वो लेते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है आपकी, स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, पूरी रिएक्शन जो है इंटीजर में कन्वर्ट है और इससे ज़्यादा मिनिमम फैक्टर में काटा नहीं जा सकता, जो भी है आपकी यही रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शंस में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कितना पार्ट कितना है उसी को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। तो इस रिएक्शन में 2 किसके हैं, 2 मोल किसके हैं, ए के हैं, 2 मोल बी के हैं, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूलरिटी निकालना हुआ। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जो होती है जनरली इतनी ज़्यादा नहीं होती है ड्यू टू कॉलिजन, क्योंकि रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में कॉलिजन होता है, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो वो या तो अपने जैसे से टकराएगा या अपने से जस्ट डिफरेंट वाले से टकराएगा। 3 मॉलिक्यूल में जो टक्कर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ तो हमने मॉलिक्यूलरिटी किसकी बात कर दी, 4 की बात कर दी। तो इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू होना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है माइनस में आपका रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे, नहीं है, या कोई भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ना करे तो उसको यही बोलेंगे ना, उस चीज़ को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू है वो ना तो आपकी 0 हो सकती, ठीक है, ना आपकी माइनस में हो सकती है, और ना ही आप ये कहोगे कि आपका फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। वही बात करें किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, देखो रिएक्टेंट अपन ने लिया तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो पूरा की पूरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। कुछ ही पार्ट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए भी काफ़ी सारी जो होती हैं कंडीशंस होती हैं कि उनके बीच में कॉलिजन हो। कॉलिजन होने के बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है वो इतनी हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ज़रूरी तो नहीं सभी रिएक्टेंट के बीच जो कॉलिजन होने वाले हैं, जो भी टक्कर होने वाली हैं, वो किसके लिए जिम्मेदार हो, उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट के लिए। तो वो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ये टोटली जो होती है ना वो एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है। आप क्या इस रिएक्शन को देख के बोल सकते हो कि इसकी ऑर्डर क्या है? आपको क्या पता कि एक के जो हैं कितने मॉलिक्यूल्स ने इफेक्टिवली पार्ट किया है, बी का कितना, जो टोटली जो होती है ना वो एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तीसरी बात जो आपको देखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो जनरली हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, रेट लॉ से निकालते हैं। तो जब अब बात करते हैं रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ सीखेंगे यहाँ पर हम, और रेट लॉ से क्या निकालना सीखेंगे, ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो देखो क्या देखना है अपने को, रेट लॉ, जिसे आपने 12th क्लास में किसके नाम से पढ़ा होगा, मास एक्शन लॉ से। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो अपनी रिएक्शन है उसकी जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इफेक्टिव जो पार्टिसिपेट करता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, जैसे अपन ने कोई रिएक्शन ली ए से बी, तो मास एक्शन लॉ या रेट लॉ क्या कहता है कि इसकी जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस कंसंट्रेशन के जो इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। ये टर्म जो आपको पता चलेगी ये एक्सपेरिमेंटली पता चलती है, और इसी टर्म को आप क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये टर्म आपको बताएगी कि कितना रिएक्टेंट है जिसने इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा ये, ठीक है, और ये इसे बोलते हैं अपन क्या, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ आपका क्या कि वो रिएक्टेंट की वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, और इसकी भी वैल्यू जो होती है ज़्यादा हाई नहीं होती है, क्यों, ड्यू टू कॉलिजन। ठीक है, अब देखो क्या है, रिएक्शन यदि आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, तो वहाँ मॉलिक्यूलरिटी का भी मतलब होगा, ऑर्डर का भी मतलब होगा, दोनों वैल्यू सेम होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक से ज़्यादा स्टेप होती हैं।
एक से ज़्यादा स्टेप होने की वजह से हर स्टेप की अपनी अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। अपन बात किसकी करते हैं, बात उसी की करते हैं ना जो चीज़ यूनिक होती है। यहाँ तो यूनिक है ही नहीं, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी का कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ जो हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मास एक्शन लॉ में जो ये एन की वैल्यू होती है, जो कंसंट्रेशन जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, उसको क्या कहते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो जब हम रेट लॉ की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक बात हम सीखते हैं क्या, कि रेट कांस्टेंट के बारे में, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। देखो फिजिकल में ना एक बात याद रखना, जनरली बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनको फॉर्मूले याद नहीं होते। देखो फॉर्मूले याद करने के दो ही तरीके होते हैं, क्या, एक तो उनको याद ही कर लो, ठीक है, जिसका भूलने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है यदि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा तरीका होता है आप कंसेप्ट पर टिके रहो, ठीक है, कंसेप्ट पर टिके हो, आपको पता है कि कोई चीज़ कैसे आ रही है, तो आप एग्ज़ाम में साथ के साथ फॉर्मूला ड्राइव करो। वो फॉर्मूला ड्राइव करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सेकंड लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपको अब जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो आपको इतना तो पता होता है कि आपको कौन सी स्टेप हटानी है, क्या करना है, आपका माइंड बहुत फास्ट काम करता है। तो सबसे बेस्ट तरीका आप अपने कंसेप्ट पर टिके रहो, और यदि फॉर्मूले भूल जाओ तो साथ के साथ क्या करो, फॉर्मूला ड्राइव करो। लाइक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है रेट कांस्टेंट से रिलेटेड, कि आपको कोई भी रिएक्शन देगा, आपको उसका रेट कांस्टेंट देगा विद यूनिट, ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इतना देने के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी आप किससे टाइम निकलवा सकते हैं कि कितना टाइम हुआ। अब देखो यदि आप यूनिट को ही नहीं पहचान पा रहे हो तो क्या ये नहीं पता कर पाओगे ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है। और जब यही नहीं पता कर पा रहे, ना तो उसका टाइम निकाल पाओगे, ना ही उसका टी हाफ निकाल पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है, शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी, बेसिक से हो रही है। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं, पहले हम इसे ड्राइव करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला जो है उसे याद करने का ट्राई करेंगे। तो देखो रेट क्या होती है आपकी, रेट होती है चेंज, यहाँ से के की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, रेट अपॉन ए की पावर एन। या फिर आप मान लो आपके पास दो हैं रिएक्टेंट, ठीक है, ए प्लस बी गिव्स आपको क्या, सॉरी ए प्लस बी गिव्स क्या, सी। तो यहाँ से रेट जो आएगी, रेट लॉ से क्या आएगी, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। मान लिया कि ए के जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, एक्स, बी के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाई। तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये जो पावर है, पावर में जो दिया हुआ है इनको जोड़ दो, यही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, रेट अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब देखो रेट क्या होता है, रेट होता है आपका प्लस माइनस डी एक्स ओवर डी टी। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, उसे रेट कहते हैं। तो रेट की जो यूनिट होगी, रेट की यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है कंसंट्रेशन की यूनिट, और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी, तो देखो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास, सॉरी यूनिट आएगी, रेट की यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाने के बाद अपन क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। साथ में जो आपके पास नीचे दिया हुआ था, नीचे क्या दिया हुआ था, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये क्या है, कंसंट्रेशन है ए की, ये बी की कंसंट्रेशन है, और अभी अभी आपको कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बताई थी, मोल पर लीटर। तो यहाँ क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर एक्स मोल लीटर इनवर्स की पावर वाई, ठीक है। आपके पास हो गया ये। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ये मोल लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होता है, बेस सेम होते हैं, यदि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। वही काम करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स एक्स प्लस वाई।
ये दोनों की बेस क्या है, सेम है, डिवाइड में होगा तो ऊपर जाने पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये पावर अब कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस पूरे को यदि मैं बोलूँ क्या, n मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हुई, अपनी k की यूनिट हुई। इसी को इजी वे में याद करने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि अपनी आदत होती है ना जनरली n को पहले रखने की। फॉर्मूले को कैसे भी कन्वर्ट करो, पर ऐसे करो कि आपको क्या रहे, ये याद रहे। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास क्या, यूनिट ऑफ k। k को क्या बोलते हैं अपन, रेट कांस्टेंट। अब देखो, यदि n की वैल्यू यहाँ से अपन निकालते हैं, n की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ से k की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, लीटर मोल इनवर्स, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 सेकंड इनवर्स। इसका मतलब k की वैल्यू हो जाएगी कितनी, देखो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि एग्जाम में आपको पास रेट कांस्टेंट की यूनिट ये दी हुई है तो वो रिएक्शन आपकी कैसी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि आपकी रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, तभी तो उसका ऑर्डर 0 है। तो ये बात हुई 0 ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट की। अब आप निकालो किसके लिए, यदि n की वैल्यू 1 है, यानी कि अब ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का, 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो k की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। यानी कि यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट सेकंड इनवर्स दी हुई है तो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ऐसे ही आप n बराबर 2 के लिए कैलकुलेट करना और n बराबर 3 के लिए कैलकुलेट करना। अब देखो मैं क्या कह रही थी आपसे कि आप एग्जाम में भूल जाओ कि k की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो आपको k की जनरल जो यूनिट है वो याद करनी है। और यदि आपको ये यूनिट भी याद नहीं रहे तो आपको ये याद रखना है क्या, कि k आपने कहाँ पढ़ा था, k आपने पढ़ा था रेट लॉ में। ठीक है, तो यहाँ से तो आप k की यूनिट निकाल सकते हो, k की यूनिट के यहाँ से जनरल फार्मूला निकाल सकते हो, तो यहाँ से आप किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि आप एग्जाम में भूल जाओ तो आप अपने बेसिक पर चले जाओ। यदि आपको पता है कि वो क्वेश्चन आपको 100% नंबर दे सकता है तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, कोशिश करो, फार्मूला याद रहे, और ना रहे तो इस ट्रिक का यूज़ करो। ट्रिक भी क्या, कंसेप्ट का यूज़ करो। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं फाइनल टॉपिक किसकी, आज के फाइनल टॉपिक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट की। तो हम एक रिएक्शन लेते हैं क्या, ए से अपने को मिल रहा है ए और बी अपने को देते हैं क्या, सी। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि रेट जो होगी वो किसके बराबर होगी, किसके प्रोपोर्शनल होती थी, ए और बी की डायरेक्ट कंसंट्रेशन के, जिसको हमने बाद में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाया था, के लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो x है ये किसको डिनोट कर रहा है, x बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, कि ए के कितने मॉलिक्यूल्स ने इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया है ए में रिएक्शन में, और बाई क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और यदि मैं x प्लस वाई को जोड़ दूं जिसे n नाम दिया, ये बताता है ओवरऑल रेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में। अब आगे देखिए, अब मैं ये लेकर चलूँगी ए की कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर और बी की भी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल पर लीटर, यानी कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वो यूनिट में है। तो उस केस में आपके पास जो रेट की जो वैल्यू होगी, रेट की वैल्यू किसके बराबर होगी, रेट कांस्टेंट के बराबर होगी। इस स्थिति में इस रेट कांस्टेंट को बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक रेट
कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही तो आई है, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, बराबर हैं किसके, 1 मोल पर लीटर के, तभी तो आई है। तब उस कंडीशन में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसको बोल रहे हैं और रेट को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट। यहाँ पर देखो एक बात ध्यान देने की क्या है कि जो स्पेसिफिक रेट है और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है उनकी वैल्यू क्या है, सेम है। इनकी वैल्यू सेम है पर इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम नहीं होगी। कैसे? देखो रेट की जो यूनिट है वो स्पेसिफिक रेट हो चाहे कैसे भी रेट हो वो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि रेट किसको बोल रहे थे, dx/dt को यदि मैं जनरलाइज करके बोलूँ, ये क्या था, कंसंट्रेशन था, तो रेट की जो यूनिट थी मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स थी। जबकि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट थी वो कैसे निकाल रहे थे अपन, लीटर मोल इनवर्स n-1 सेकेंड इनवर्स। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, क्या ये दोनों यूनिट सेम है, सॉरी, तो ये दोनों यूनिट सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम होगी पर उनके यूनिट सेम नहीं होगी। इसकी यूनिट निकालने के लिए अपने को इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इतनी बात करी है तो अपन ये भी देख लेते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। कैसे? देखो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन का तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ कॉलिजन है, जो टक्कर होने वाली है, उनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतनी ही ज़्यादा टक्करों में से काफ़ी सारी टक्करें क्या होंगी, जिम्मेदार होंगी किसका, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा रेट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और रेट के इंक्रीज़ होने से के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। बात करें एक्टिवेशन एनर्जी की, के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी पर। अब यहाँ बात आती है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखो अपन बनाते हैं रिएक्शन प्रोफाइल कर्व, यहाँ एनर्जी है, यहाँ क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है। तो देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी होगी, उससे बोलेंगे अपन क्या, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए अभी उसे इतनी एनर्जी और रिक्वायर है। ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इसी को क्या बोलेंगे अपन, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट को उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी तो के की वैल्यू पर भी तो फ़र्क पड़ने वाला है, के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा ये डिपेंड जो करता है वो करता है किस पर, कैटालिस्ट पर। कैसे? कैटालिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। क्या करेगा, कैटालिस्ट प्रेजेंट है तो क्या पता अब रिएक्शन इस पाथ से ना होकर इस पाथ से हो, इस पाथ की एक्टिवेशन क्या हो गई, एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, इजीली रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इजीली जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रेट की वैल्यू बढ़ेगी, और रेट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और साथ में जो के डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अपनी रिएक्शन की नेचर कैसी है। तो आज के अपन के टॉपिक में हमने जितनी भी बात करी सारी बेसिक बात करी। क्या बात करी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी किए। साथ में अपन ने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, मॉलिक्यूलरिटी देखा, टाइप ऑफ रिएक्शन देखा कि एलिमेंट्री रिएक्शन कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं, और इनके साथ देखा अपन ने रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बात की वो क्या है, बात की यूनिट की, बात की के की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, और साथ में बात की किसकी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट की। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल इससे हम आगे का जानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक ये बेसिक क्लियर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।